हेडिंग डालते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने डेफिनेशन लिखवाई थी क्या, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर वगैरह, ऐसा कुछ। अरे बोलिए। हाँ, एक हेडिंग डालते हैं हमारे पास स्पीसीज कॉन्सेप्ट। हाँ, सिस्टम ही पढ़ा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ही पढ़ा रहे हैं, हम आपको स्पीसीज कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। जल्दी करिए, हेडिंग डालते हैं हमारे पास स्पीसीज कॉन्सेप्ट। समझाए? पहला पॉइंट लिखिएगा, स्पीसीज टर्म गिवन बाय, स्पीसीज टर्म गिवन बाय, टर्म गिवन बाय टर्म गिवन बाय जॉन रे। ठीक है, स्पीसीज टर्म गिवन बाय जॉन रे। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझिए, स्पीसीज टर्म हमारे पास किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट थे वो दो तरीके के कॉन्सेप्ट थे, ध्यान से सुनना है, यहीं से क्वेश्चन उठेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, स्पीसीज जो होते हैं उसके जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, और एक हमारे पास टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं? टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं। हमारे पास स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट है, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। डायरेक्ट पूछा गया है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। पहला क्वेश्चन यहां से उठेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, इन्होंने क्या बताया था, स्पीसीज को क्या क्राइटेरिया लिया था? क्लियर? स्पीसीज कॉन्सेप्ट को देने के लिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया, यहां से ध्यान से सुनना है हमें। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी स्पीसीज होते हैं हम उन्हें कहेंगे जो स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करते हो। क्या करते हो? इंटरब्रीड करते हो, और इंटरब्रीड करने के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग निकलेंगे वो सब के सब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकलेंगे। क्लियर? उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर, स्पीसीज किसे बोलेंगे? कि ये किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में ही क्या करते हो? इंटरब्रीड करते हो, और इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उसे मैं क्या बोलूंगा? स्पीसीज बोलूंगा। फिर से बोले डिफिनीशन। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अर्नस्ट मेयर ने यह बताया किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में जितने भी इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, स्पीसीज पाए जा रहे हैं, अगर वो आपस में इंटरब्रीड करने के बाद ऑफ स्प्रिंग अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो भी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, तो ऐसे ऑफ स्प्रिंग को हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। क्लियर? तो क्राइटेरिया में लिखेंगे यहाँ पे, इंटरब्रीडिंग। जल्दी करिए, इंटरब्रीडिंग एंड नेचुरली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग एंड नेचुरली प्रोड्यूस्ड, कैसे ऑफस्प्रिंग बताइए? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इनको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। चलिए एक बार इनको फिर से सुनते, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? अगर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं? अर्नस्ट मेयर क्या बोले थे कि किसी अगर जियोग्राफिकल एरिया में अगर स्पीसीज पाए जा रहे हैं, और वो स्पीसीज अगर आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद नेचुरली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं क्या? ऑफस्प्रिंग। और वो भी कैसे ऑफस्प्रिंग? फर्टाइल। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बोलते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हमारे पास एक स्पीसीज है B1, ठीक है, एक स्पीसीज हमारे पास B2। क्लियर?
B1 और जो B2 हैं ये एक ही स्पीसीज पाए जा रहे हैं, यानी सेम जगह पे पाए जा रहे हैं और सेम स्पीसीज है। क्या बोला हमने? ये B1 और B2 कैसी स्पीसीज है बताइए? सेम स्पीसीज है। क्लियर? जो भी स्पीसीज होंगे वो सेम होंगे। क्लियर? अगर सेम स्पीसीज है तो अगर ये इंटरब्रीड करते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद अगर जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होगा, ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम बोलते हैं वन बायोलॉजिकल स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं बताइए? वन बायोलॉजिकल स्पीसीज। यानी सेम स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड किया और इंटरब्रीड करने के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड करेंगे उसी को मैं क्या बोलूंगा? वन बायोलॉजिकल स्पीसीज। बट अगर मैं बात करूं कि अगर एक B3 है और एक हमारे पास B4, दो तरीके के हमारे पास स्पीसीज हैं, अगर ये दोनों स्पीसीज आपस में एक जैसी नहीं है, ठीक है, यानी ये B3 अलग है, B4 अलग स्पीसीज है। अगर ये दोनों स्पीसीज कैसी हैं बताइए? डिफरेंट स्पीसीज हैं। कैसी स्पीसीज नजर आ रही है बताइए? अगर डिफरेंट स्पीसीज नजर आ रही है तो ऐसे स्पीसीज को मैं बोलता हूं टू बायोलॉजिकल स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज को मैं क्या बोलूंगा? टू बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे होमोसेपियंस और होमोसेपियंस के बीच में अगर इंटरब्रीड कर रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया सेम है, तो ऐसे स्पीसीज हमारे पास कैसे कहलाएंगे? वन बायोलॉजिकल। ठीक है, हम और आप क्या हैं? एक ही स्पीसीज है, सेम स्पीसीज है, एक ही जगह पाए जा रहे हैं, तो हमारी और आपकी स्पीसीज कैसी स्पीसीज कहलाएगी? वन बायोलॉजिकल स्पीसीज कहलाएगी। समझ आई बात? और जो भी हमारे बीच में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होगा, ऐसे ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? हमेशा फर्टाइल होंगे। क्लियर? बट अगर हम बात करें कि अगर सेम इस जीनस की अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो गई, क्या बोला? सेम जीनस की अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो गई तो क्या उससे फर्टाइल यंग वन प्रोड्यूस्ड होंगे? नहीं। दो डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज अगर नजर आ रही है तो ऐसे स्पीसीज को मैं क्या नाम देता हूं बताइए? टू बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलूंगा। समझ में आई बात? जल्दी करिए। चलिए दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट समझते हैं, टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है? टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, हम टेक्सोनॉमिक किसे कहते हैं? किसी भी तरीके की स्पीसीज का या फिर ऑर्गेनिजम्स का जो अरेंजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फीचर्स कह सकते हैं, या फिर हम कैरेक्टर कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कह सकते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वही तो टेक्सोनॉमिक है। तो इनका क्राइटेरिया क्या होगा? तो इनका जो क्राइटेरिया होता है हमारे पास, वो कैसा क्राइटेरिया है बताइए? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होती है। इनका कैरेक्टर क्राइटेरिया क्या है बताइए? ये किस बेस पे है? डायरेक्ट पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है बताइए? इंटरब्रीडिंग एंड नेचुरल प्रोड्यूस्ड फर्टाइल यंग वंस पे बेस्ड है। अगर दूसरा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, तो क्या बताएंगे आप? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पे स्पीसीज का जो बंटवारा हो रहा था किस बेसिस पे हमने बताया था बताइए? टेक्सोनॉमिक में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे हम आपको समझा रहे हैं आपने कभी भी गोभी देखा है? गोभी के कई सारे वेराइटीज होते हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा कैबेज है, कौन सा कॉलीफ्लावर है, कौन सा ब्रोकली है। देखा है? यानी ये अलग अलग ही एक ही जीनस से हैं, बट स्पीसीज कैसी दिखाई दे रही है आपको? तीन अलग अलग स्पीसीज नजर आ रही ना। अगर हम अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज देखेंगे तो ये आपको तीन स्पीसीज नजर आती हैं, बट अगर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे यानी टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट देखेंगे स्पीसीज की, तो हमें ये एक ही स्पीसीज नजर आती है। समझे बातों को? नहीं समझे? एक बार फिर से समझा रहे हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास एक तरीके की स्पीसीज है, ठीक है, गोभी की। गोभी के कई सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ब्रोकली का और जो बंद गोभी होता है, फूल गोभी, उनका स्ट्रक्चर शेप एंड साइज लगभग सेम होता है। ब्रोकली थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाता है, जो वैसे हमारे कैबेज होते हैं वो बहुत ही व्हाइट कलर के होते हैं। क्लियर? कॉलीफ्लावर जो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, बट स्ट्रक्चर लगभग क्या है इनके? सभी के सेम है कि नहीं? वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट देखेंगे अगर स्पीसीज की, तो एक ही टेक्सोनॉमिक स्पीसीज है, बट अगर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ये तीन अलग अलग स्पीसीज नजर आएंगे आपको, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं,
ये हमारे पास एक स्पीसीज है ब्रेसिका ओलेरेसी, ठीक है। ये गोभी की स्पीसीज है। किसकी स्पीसीज आपको दिखाई दे रही बताइए? ये गोभी की स्पीसीज दिखाई दे रही है। क्लियर? अगर इनके 3 स्पीसीज की बात करेंगे तो एक आता है हमारे पास ब्रेसिका, ब्यूट्राइटिस आती है, ब्रेसिका कैपिटाटा आता है, एक क्या है ये तो कॉलीफ्लावर हो गया, ये हमारे पास कैबेज हो गया, ठीक है। ब्रोकली के लिए हमारे पास कोलोरापा होता है, ठीक है। RAPA है, यहाँ ए लगा दिए, कोलोरापा, ठीक है। चलिए अगर ये तीनों के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, ये तीनों के हिसाब से बात करेंगे टैक्सोनॉमी के हिसाब से, तो ये कितने टैक्सोनॉमी में आएंगे? एक ही टैक्सोनॉमिक में आएंगे। क्लियर? अगर हम अकॉर्डिंग टू हम किसके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो कितने हैं बताइए? 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं ये। क्लियर? चलिए सुनते ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पास, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े, ठीक है, तो हमारे पास कुछ बातें याद रखनी है। एरिस्टोटल की हेडिंग डालते हैं, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। हेडिंग हो गया हमारे पास हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। मैक्सिमम हिस्ट्री में बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे वही जिक्र करेंगे जो वहां पे नहीं बातें बताई हैं। क्लियर? चलिए अगर मैंने एरिस्टोटल के बारे में कुछ बातें बताई हैं तो याद है आपको एरिस्टोटल के बारे में? फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? सबसे ओल्डेस्ट बुक किसने लिखी थी? समझ आई बात? यानी हमारे पास साइंस की सबसे पुरानी बुक किसने लिखी है? फादर ऑफ साइंस कौन है? सब यही रखे हैं। ये सब बातें कर चुके हैं हम। क्लियर? हम यहाँ पे वही बातें बताने जा रहे हैं कि जो वहां पहले नहीं बताए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये बातें बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, पहली बार जब क्लासिफिकेशन किया था किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बहुत ही साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन किया था। अगर हम बात करते हैं जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे शुरू के दिनों में, तो सबसे पहले क्या होता था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, ये पहला क्राइटेरिया होता था फूड एंड शेल्टर एंड रिक्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट क्या है और फूड एंड शेल्टर के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम उस ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लेते थे, क्लासिफाई कर लेते थे। बट कई जगहों पे ये क्या होता है, गलत साबित होता था। बट पहली बार हमारे पास जब साइंटिफिक वे में अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी तो पहला बार किसने किया था क्लासिफिकेशन एकदम साइंटिफिक वे में? तो लिखेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था बताइए? किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अगर साइंटिफिक वे में करना है तो सबसे पहली बार किसने दिया था बताइए? क्लियर? अब इन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्लासिफाइड किया, ठीक है, क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया। ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे इनटू प्लांट एंड एनिमल्स। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को किस में डिवाइड किया? प्लांट और एनिमल्स। ध्यान सुनेंगे, पहली बार इन्होंने एनिमल्स को क्या किया, एनिमेलिया को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे? ठीक है, तो हमें ये बात याद होनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है,
आरबीसी के बेसिस पे। ऑर्गेनिजम्स को अगर प्लांट एनिमल्स को अगर डिवाइड करना होगा तो कौन सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया था इन्होंने? आरबीसी लिया था। ठीक है, अब बात आती है कि अगर किसी भी ह्यूमन बींग्स या किसी भी एनिमल्स के पास अगर क्या पाए जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स पाए जा रहे हैं, तो उसे मैं क्या बोलता हूं? एनीमिया। और अगर नहीं पाए जा रहे हैं तो एनीमिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि इन्होंने क्या कहा कि रेड ब्लड एनिमल्स, ठीक है, और इन्होंने दूसरा क्या लिखा? नॉन रेड ब्लड एनिमल। ठीक है, इनके अंदर आरबीसी क्या पाई गई बताइए? आरबीसी क्या पाई गई? प्रेजेंट बताई गई। और इनके अंदर आरबीसी क्या बताई गई बताइए? एब्सेंट बताई गई। क्लियर? और जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट थे उसके लिए मैंने क्या टर्म यूज किया है? इनेमिया। ठीक है, और इनके लिए क्या टर्म यूज किया है? एनीमिया। जल्दी करिए, हो गया? अब सुन देते हैं, इन्होंने प्लांट को भी तो क्लासिफाई किया था। क्लियर? इन्होंने क्या किया? प्लांट को भी क्लासिफाई किया। किसके बेसिस पे? ठीक है, कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए ना। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। किसके बेसिस पे बताइए? ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। पहला क्लासिफाई किसमें? ट्रीज में। दूसरा श्रब्स में। थर्ड हमारे पास हर्ब में। ठीक है, चलिए सुन लेते हैं सब। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट के नाम पे थ्रियोफेस्टस का नाम कभी सुनाया था हमने आपको? चलिए, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? इन्होंने अपने अंदर में क्या किया था कि प्लांट स्पीसीज को अच्छे से बताया था, डिस्क्राइब किया था, कई सारे प्लांट को डिस्कवर भी किया था। क्लियर? अगर बात की जाएगी फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी, एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे बताइए? थ्रियोफेस्टस। जल्दी करिए, जो बातें वहां पे नहीं लिखवाई है वही बातें यहां पे लिखवाएंगे। क्लियर? वो लिविंग वर्ड की बातें थी, ये कहां की बातें हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। क्लियर? प्लांट टैक्सोनॉमी यानी ये किसका क्लासिफिकेशन किए हैं बताइए? किसका क्लासिफिकेशन किए हैं? प्लांट का क्लासिफिकेशन किए हैं। किसका क्लासिफिकेशन किए हैं? प्लांट का ही क्लासिफिकेशन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। इन्होंने भी सेम चीजें लिया। ठीक है, इन्होंने भी सेम चीज लिया। इन्होंने क्या किया? ट्रीज को, फिर उसके बाद श्रब्स को, फिर उसके बाद अंडर श्रब्स को रखा, फिर उन्होंने हर्ब्स को। प्लांट को कितने में क्लासिफाई किया बताइए? 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक ट्रीज, एक श्रब्स, एक अंडर श्रब्स, फिर इसके बाद हर्ब्स। ठीक है, ट्रीज सबसे बड़े होते हैं, फिर उससे छोटे कौन होते हैं? श्रब्स होते हैं। श्रब्स से छोटे कौन होते हैं? अंडर श्रब्स होते हैं। और अंडर श्रब्स से छोटे कौन से होते हैं? हर्ब्स होते हैं। क्लियर? इन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। थ्रियोफेस्टस हो गए हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास कैरोलस लीनियस। जल्दी करिएगा, सुनते रहते हैं। कैरोलस लीनियस के बारे में पहले कुछ बातें पढ़ चुके हैं क्या आप? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन थे? फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अरे बोलिए, कैरोलस लीनियस ही थे। क्लियर? एक झटका दे तुम्हें, सुन दे।
कैरोलस लीनियस का पूरा नाम कार्ल वॉन लीनियस था। ठीक, कैरोलस लीनियस का पूरा नाम क्या था? कार्ल वॉन लीनियस। क्लियर? उनको सब लीन बुलाते थे। इन्होंने क्या किया, जब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के दौरान हमारे पास किसी भी स्पीसीज से कितने नेम? 2 नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट और दूसरा हमारे पास जेनेरिक नेम। क्लियर? 2 नेम। और इनके कितने फिट हो रहे हैं? 1 2 3। यानी जब इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया तो इन्होंने अपना नाम बदल दिया। लोगों ने इन्हीं के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया, पहले अपना खुद का नाम देखो, तुम दूसरे का नाम बदल रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम नॉमेनक्लेचर के दौरान सबसे पहले इन्होंने अपने नाम को बदला, कहा आज से मेरा नाम ये नहीं होगा, कैरोलस लीनियस होगा। ठीक है, हाँ। दूसरा पॉइंट समझते हैं। हर एक हिस्ट्री में आपको, आप चाहे सदियों से चले आएंगे, कोई ना कोई पेंच लड़ाने वाला जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, हर एक सदियों में मिलता है। पहला अपना देखो, लोगों ने इनको भी कहा पहले अपना देखो, तुम्हारे तो 3 नाम है, खुद दूसरे का 2 नाम ले रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया, कह रहा है कि चलो हम भी चेंज करते हैं अपने आप को। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है बताइए? कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने ही। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? यानी कैरोलस लीनियस ने क्या किया? 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जल्दी करिएगा। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, और क्या होना चाहिए हमारे पास 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेस क्या होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे। ठीक है, अगर हमने ये कहा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल अगर प्रेजेंट है, अगर हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको मैं किस ग्रुप में रखूंगा बताइए? किस ग्रुप में रखूंगा? अगर सेल वॉल हमारे पास एब्सेंट है, अगर सेल वॉल अगर एब्सेंट दिखा तो मैं इसे कहाँ रखूंगा? एनिमेलिया में रखूंगा। क्लियर? जल्दी करिएगा। अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? सेल वॉल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या एब्सेंट है? अगर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? अगर एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? हो गया? सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, हमने ये कहा कि सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है, 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। एक किस में बताइए? प्लांटी में, और दूसरा हमारे पास कहाँ पे? एनिमेलिया। क्लियर? हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे ही लिखना है आपको। क्लियर? और अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, जैसे याद कराया जा रहा है वैसे याद करना है, सीक्वेंस में जो लिखा जा रहा है वही सीक्वेंस में लिखना है। क्लियर? सुन दे रहे। प्लांटी के अकॉर्डिंग हमारे पास एल्गी को कहां पे रखा गया? 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से एल्गी को कहां पे रखा गया? ब्रायोफाइट को कहां पे रखा गया? टेरिडोफाइट्स को कहां पे रखा गया? जिम्नोस्पर्म को कहां पे रखा गया? एंजियोस्पर्म को कहां पे रखा गया? एंजियोस्पर्म को कहां पे रखा गया? चलिए बताइए। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, एल्गी आर प्लेस्ड इन, एल्गी को कहां पे रखा गया? समझ आई बात? दूसरा पॉइंट आपको ध्यान सुनना है। ये सीक्वेंस यहां पे इसको एक तरफ कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, चाहे मैं बैक्टीरिया लिखूं, क्लियर, चाहे मैं आर्की बैक्टीरिया लिखूं,
चाहे मैं साइनोबैक्टीरिया लिखूं, आप बताइए आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये किसके मेंबर हैं? मोनेरा के। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्कीबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन प्लांटी में। समझ में आई बात? क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे डाइनोफ्लैजेलेट, डाइएटम्स, फंजाई। ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट, डाइएटम्स और फंजाई। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन फंजाई आर प्लेस्ड इन। यहां से क्वेश्चन उठेंगे। समझ आई बात? जल्दी करिए, ये अभी रखे रहिए ना, इसको छूटा रहने दीजिए। यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखवाएंगे। एनिमल्स में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ध्यान से इधर देखिएगा। एनिमेलिया का सबसे पहला फाइलम क्या है? पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, फिर उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सही है, ठीक है। अब सुनते जैसे सबसे पहला फाइलम का नाम सीक्वेंस में याद रखना है। एक भी सीक्वेंस भूलेगा, भटकेगा, आगे पीछे लिख दिया तो गलत होगा। हम आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? एनिमेलिया में सबसे पहला एनिमल्स कौन सा बना था? पोरीफेरा का मेंबर। ठीक है, अब पोरीफेरा में भी अगर पोरीफेरा से भी पहला पूछा जाएगा तो किसको बताएंगे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का मालिक। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या है कि इसके बाद जो आएगा क्या आएगा? प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। जल्दी करिए, चलिए हमें बताइए, कुछ चीजें मिसिंग लग रही है। कुछ चीजों को देख करके आपको लगता है कि सर ये भी शामिल होना चाहिए था, वो भूल गए क्या आप? क्या भूल गए? हाँ, क्या भूल गए? कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो गायब लग रही है आपको, खाली खाली लग रहा है? सही बता रही, यूग्लिनॉइड यानी यूग्लिना। ठीक है, यही सबसे बड़ी भूल थी इनकी। भूल नहीं थी, अच्छी थी, बात थी, इन्होंने नहीं रखा। क्यों? यूग्लिना सबसे कंट्रोवर्शियल टर्म था उस समय। क्यों कंट्रोवर्शियल था, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हमारे पास इवोल्यूशन हो रहा था या फिर क्लासिफिकेशन हो रहा था तो उस दौरान यूग्लिना की सबसे अच्छी खास बात क्या थी? इनके पास सेल वॉल क्या था? एब्सेंट था। सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से ये कहाँ पे रखे जाने चाहिए थे? एनिमल्स में रखे जाने चाहिए थे। क्लियर? सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता था, और सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे? ठीक है, पेलिकल कैसी थी? प्रोटीन रिच लेयर थी, फ्लेक्सिबल थी, याद आ रही है? यानी इनके अंदर सेल वॉल तो नहीं पाई जाती, बट सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। यानी इनको कहां पर रखा जाना चाहिए था बताइए? एनिमल्स में। एनिमल्स में नहीं रखे, गुनाह किए कि नहीं किए? चलिए दूसरा पॉइंट, यूग्लिना के बारे में बताया गया कि अगर एनिमल्स होते तो इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है, जबकि ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक भी शो करते हैं, मेसोट्रॉपिक टाइप के न्यूट्रिशन। याद आ रही है? साफ साफ लिखवाया हमारे पास, यूग्लिना के अंदर मेसोट्रॉपिक पाया जाता है। मेसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बताइए? जब तक कि सनलाइट प्रेजेंट रहेगी तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? ऑटोट्रॉप्स की तरह। और जब सनलाइट अगर हमारे पास क्या हो जाता है? एब्सेंट रहता है, ये किसकी तरह एक्ट करने लगती है? डिकम्पोजर्स की तरह। याद आ रही है? एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा है, डिप्राइव ऑफ लाइट। डिप्राइव का मतलब एब्सेंट होता है। क्लियर? उस शब्द को ध्यान में रखिएगा आप लोग।
तो यहाँ पे यूग्लिना के लिए कोई भी प्लेस नहीं रखी गई है, तो नोट डाल करके लिख लीजिएगा, ठीक है। रिमार्क में लिखेंगे हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूग्लिना के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। समझ आई बात? यूग्लिना के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। चलिए, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डाइनोफ्लैजिलेट कहाँ पर रखे गए? ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान प्रोटोजोआ कहाँ पर रखे गए? टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान फंजाई कहाँ पर रखे गए? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बोले, पैरामीशियम कहाँ रखे गए? एनिमल। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे बढ़े। चलिए, इनका ड्रॉबैक क्या है? डिसएडवांटेज, हाँ डिसएडवांटेज ही लिख लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज फॉर ऑफ टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। डिसएडवांटेज ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है? चलिए डिसएडवांटेज बताइए, इधर देखिएगा ध्यान से। ये सब के सब हमारे पास कैसे हैं? प्लांट के ऑटोट्रॉप्स हैं। ये हमारे पास कैसे हुए? हेटेरोट्रॉप्स हुए। फंजाई हमारे पास कैसा हुआ? हेटेरोट्रॉप्स हुआ, डिकम्पोजर टाइप के। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स क्या हुए? एक ही जगह पे रख दिए गए ना। कैसा क्लासिफिकेशन भाई? गधों की रेस में घोड़े शामिल हो गए तो क्या हुआ? पीछे जाएगा कि नहीं घोड़ा? सेम यही बात है, ये गुस्साने लगे हमें इनके में क्यों रखा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगर हमने ये बोला है कि इनके अंदर ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, ये हमारे पास यू प्रोकैरियोट और ये हमारे पास कैसे यूकैरियोट। क्लियर? क्या डिफरेंशिएट कर पाए? नहीं। दूसरी सबसे बड़ी भूल। तीसरी सबसे बड़ी भूल क्या है हमारे पास? इधर के सब कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर है, और ये हमारे पास प्रोटोजोआ क्या है? समझ गए मेरी बात? यानी इन्होंने तीन बातों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। कौन कौन से बातों को? ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, ये मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, और ये ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। क्लियर? ये लेस डिफरेंशिएटेड और मोर डिफरेंशिएटेड को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। क्लियर? ये चार चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। एनसीईआरटी ने लास्ट वाला नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ तीन ही लिखे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हमारे पास? ध्यान सुनिएगा। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन cannot differentiate into किसमें किसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं? नंबर 1 बताइए। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। दूसरा यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। क्लियर? तीसरा ऑटोट्रॉप्स और ये हेटेरोट्रॉप्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। ये तीन बातें याद रखिए। चौथा अगर नहीं भी याद होगा तो मत लिखिएगा। लेस डिफरेंशिएटेड एंड
लेस डिफरेंशिएटेड और मोर डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स को नहीं रख पाए। क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल ऑर्गेनिजम्स को और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हमारे पास, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। अभी मैं थ्री किंगडम नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सुनिए, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, उसमें लीनियस में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, लीनियस का क्लासिफिकेशन जो था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। कैसा था? लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा क्लासिफिकेशन था बताइए? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। कैसा क्लासिफिकेशन था बताइए? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है। एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, अगर कहीं पे भी एक कैरेक्टर को लेकर के ही क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो आर्टिफिशियल होता है। समझ आई बात? क्या बोला? अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को देख करके अलग अलग कर दूं तो आप लोग यही सोचेंगे कि सर अपने हिसाब से ही चूज किए हैं, एक ही कैरेक्टर लेकर के। जबकि आप अपने आप को बताओ कि सर मेरे अंदर ये भी तो खूबी है, मेरे अंदर वो भी तो खूबी है, बट मुझे वो खूबी देखनी नहीं है। समझ आई बात है? यानी अगर हमारे पास बात की जाएगी बहुत सारी खूबियों की तो वो नेचुरल होते हैं। क्लियर? बट अगर मेरा मूड है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करना है एक ही कैरेक्टर को लेकर के, तो हम मानेंगे कि आप लोग क्या बोलेंगे कि सर अपने मनमानी काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियली मैन मेड जो उनको मन में आ रहा है वही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये आर्टिफिशियल क्यों बोला गया? क्योंकि केवल और केवल एक ही कैरेक्टर लिया गया। कितने कैरेक्टर लिए गए बताइए? एक ही कैरेक्टर लिया गया। लिख लीजिएगा, एक ही कैरेक्टर लिया गया, इसलिए क्या हो गया? ठीक है, एक ही कैरेक्टर लिया गया क्योंकि ये आर्टिफिशियल तभी बोला हमने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही कैरेक्टर चूज किया जाए तो वो सिस्टम कैसा क्लासिफिकेशन कहलाता है? आर्टिफिशियल कहलाता है। कैसा कहलाता है? आर्टिफिशियल कहलाता है। क्लियर? और वो कैरेक्टर क्या था हमारे पास? सेल वॉल को ही देख करके इन्होंने बोल दिया। क्लियर? बाकी और चीजें तो नहीं देखी ना। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंथम एंड हुकर का, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल था एंड नॉन फाइलो जेनेटिक था। नेचुरल एंड नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? नॉन फाइलोजेनेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके दौरान हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड ना करते हो। ठीक है, यानी फॉलो ना करते हो। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, और इन्होंने जो भी बुक में दिया था उस बुक का नाम क्या था? जेनेरा प्लांटेरम। इनके बुक का नाम क्या था? जेनेरा प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट के डिवीजन में हमारे पास बंटवारा किया था। ठीक है, ध्यान समझिएगा। स्पर्मेटोफाइटा क्या है? स्पर्मेटोफाइटा क्या है? डिवीजन है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि अगर ये एनिमल्स होता तो क्या बोलते हैं हम इनको? फाइलम बोलते। बट प्लांट के केस में इनको मैं क्या बोलूंगा? डिवीजन। अगर हम बात करते हैं डिवीजन में तो स्पर्मेटोफाइटा को, ध्यान सुनिएगा, स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी हमारे पास है डाइकोटिलिडनी है। क्लियर? पहला है क्या? डाइकोटिलिडनी। दूसरा हमारे पास है जिम्नोस्पर्मी। दूसरा क्या हमारे पास? जिम्नोस्पर्मी। और तीसरा हमारे पास क्या है? मोनोकोटिलिडनी। जल्दी करिए। और इन्होंने क्या किया था कि स्पर्मेटोफाइटा को 202 फैमिली में डिवाइड किया था। कितने क्लासिफिकेशन में, कितने फैमिली में डिवाइड किया इन्होंने? 202 फैमिली में डिवाइड किया। 202 में हमारे पास क्लासिफाई किए, जिसमें से 3 फैमिली हमारे पास किसके थे? जिम्नोस्पर्मी के थे। 35 फैमिली हमारे पास किसके थे? बोलिए। 35 किसके थे? मोनोकोटिलिडनी के थे। आप हमें बताइए अब टोटल डाइकोटिलिडनी में कितने आएंगे? क्लियर? 34 लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 165 यहाँ पे। मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी और हमारे पास जिम्नोस्पर्मी में इनको डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। क्लियर? मोनोकॉट, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में इनको क्या किया? क्लासिफाई किया। स्पर्मेटोफाइटा के में हमारे पास क्या आते हैं? क्लियर? मोनोकॉट, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्लियर? चलिए बताइए, इधर बताइए। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, नीट में, ठीक है। याद नहीं आ रहा है कब का है, यही पूछा गया है। पीवाईक्यू में ये पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू हमारे पास बेंथम एंड हुकर स्पर्मेटोफाइटा में कितनी फैमिली आती हैं? 2 फैमिली आती हैं। एक हमारे पास कैसी फैमिली? जिम्नो आती है। दूसरी कैसी फैमिली आती है? एंजियो, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम क्या नाम देते हैं बताइए? एंजियोस्पर्म को क्या नाम देते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। चलिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू नेचुरल एंड नॉन फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर एंजियोस्पर्म को कितनी फैमिली में डिवाइड किया? ठीक है, एंजियोस्पर्म को कितनी फैमिली में डिवाइड किया बताइए? कितनी फैमिली है बताइए? 165। ये भी तो एंजियोस्पर्म है। मोनोकोटिलिडनी ये भी क्या है? एंजियोस्पर्म। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। 202 में से जिम्नोस्पर्म को 3 माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा? 199 आएगा। क्लियर? जिम्नोस्पर्म को कितने में? 3 में डिवाइड किया। क्लियर? कुछ चीजें तुम लोगों को अजीब लग रही है इसमें? कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है? अरे अंधे, पहले अगर इवोल्यूशन को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ये मालिक, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? फिर उसके बाद क्या आएगा? यहां की बात कर लीजिए अब, ठीक है, यहां की बात कर लीजिए। तो थोड़ा अजीब नहीं लगा तुम लोगों को? सबसे पहले क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म बेचारा तड़प रहा था कि मुझे इन दोनों के बीच में क्यों रखा, इसलिए इनको क्या बोला मैंने? नॉन फाइलोजेनिक। इन्होंने इवोल्यूशन रिलेशनशिप को फॉलो ही नहीं किया। क्लियर? अगर इवोल्यूशन रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे होते, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को अगर फॉलो कर रहे होते, तो सबसे पहले क्या आता, फिर उसके बाद क्या आता, फिर उसके बाद क्या आता है? कहोगे सर जी आपको कैसे पता कि जिम्नोस्पर्म के बाद डाइकॉट आएगा? लिखवाया हूं सबसे पहला पेज। जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो एक तरफ से बैक्टीरिया से उठा करके मोनोकॉट में लेकर के आए थे आपको।
वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग एगो। सबसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात छोड़िए, जब हम लिविंग वर्ड पढ़ाने जा रहे थे तो हमने बताया था कि ये आपके काम आएगा सबसे पहले पेज में, वही काम आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात? हाँ, दिख गया ना? क्लियर, तो ये बातें हमें याद रखनी है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखते हैं यहीं पे, एक पॉइंट अब सुनते हैं, नोट डाल करके एक पॉइंट लिखेंगे। समझाए? सुन दे ऐसे, एक क्वेश्चन में पूछा गया था, बेंथम एंड जो हुकर थे, क्लियर, उनको क्यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, PYQ में आपसे टर्म पूछा गया है कि क्यूरेटर क्या होता है। क्यूरेटर मैं बता रहा हूं, अभी कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद लिखिए क्यूरेटर बारे में। जितने भी साइंटिस्ट, क्या बोला? जितने भी साइंटिस्ट अगर किसी एक बोटेनिकल गार्डन में रह करके अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे सामने देख करके अगर किसी चीज को अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट को हम क्यूरेटर बोलते हैं। जैसे हमने क्या किया कि हमें कुछ लोगों को क्लासिफाई करना है, ठीक है। मान चलते हैं कि हमारे पास कोई एक मैनेजमेंट टीम आई और आपको नाम बांट करके रख दी, हमने आपको नजदीक से देखा, हम क्लासिफाई अच्छे से करेंगे कि या फिर जो आएगा बाहर से वो क्लासिफाई करके चला जाएगा, ठीक है। हम आपको 1 साल से पढ़ा रहे हैं, हम आपको आपकी पोटेंशियल को जानते हैं, आपको किस जगह पे कैसा क्लासिफाई करना है हम आपको बताएंगे ना। उतना अच्छा क्लासिफिकेशन जितना मैं कर लूंगा उतना बाहर के लोग नहीं कर पाएंगे आपको। यही चीज यहाँ पे आती है कि यहाँ पर बेंथम एंड हुकर सबसे बड़ी बोटेनिकल गार्डन का नाम बताइए क्या है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन का नाम सुना है? ब्रिटिश में, ठीक है। हमारे पास जितने भी रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, बेंथम एंड हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन रॉयल बोटेनिकल गार्डन में रह करके किया था, ठीक है। और इसीलिए उनको हम क्यूरेटर बोलते हैं। समझ आई बात? तो लिखेंगे बेंथम एंड हुकर, जो क्वेश्चन में पूछा गया वैसे साफ साफ हम लिखवा रहे क्वेश्चन, ठीक है। बेंथम एंड हुकर रिजेंबल विद, किसे रिजेंबल करते हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे आपसे कोई पूछेगा कि शुभम सर किसे रिजेंबल करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कहां से रिजेंबल कर रहे हैं हमें? अगर मैं सीमा क्लास में ना पढ़ाता तो आप पहचान पाते हमें? नहीं। समझ आई बात? यानी हमारा नाम किससे जुड़ा हुआ है? इस कोचिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम उसी से रिजेंबल कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया वैसे बोल रहा हूं, ठीक है। बेंथम एंड हुकर रिजेंबल विद रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। सो कॉल्ड एज क्यूरेटर, उनको मैं क्या बोलता हूं? क्यूरेटर बोलता हूं। अगर कोई भी अपना क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर जहां पर स्पीसीज पाई जा रही है वहां पे रह करके वहां को उनको अलग अलग कर रहा है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन करने वाले को क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। समझ आई बात? सेकेंड पॉइंट, इनके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं हमारे पास एडवांटेज। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है? बेंथम एंड हुकर के एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज बताइए। पहला एडवांटेज तो क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन, इससे अच्छा एडवांटेज क्या लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज लिखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, सबसे पहला एडवांटेज लिखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्लियर? दूसरा लिखेंगे बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। बोलिए बात सही है? जो दिखा उनको वही क्लासिफाई किए। बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, दैट इज सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताएं हमने सारी बातें। क्लियर? सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है।
थर्ड लिखेंगे हमारे पास बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। किस पे बेस्ड था? फ्लोरल कैरेक्टर। हम आपको समझा रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टर क्या होता है। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उन्होंने लिया था। कैसा कैरेक्टर लिया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर या फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं वो मोर सुपीरियर होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से। क्लियर? तो नोट डाल करके ये लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पेज पे सबसे लास्ट लाइन पे इन्होंने यह लिखी बात है, ठीक है। तो लिखेंगे हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर आर मोर सुपीरियर, फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर आर मोर सुपीरियर देन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के जगह पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेजिटेटिव कैरेक्टर। क्लियर? वेजिटेटिव कैरेक्टर से लाख गुना सुपीरियर होते हैं कौन? सेक्सुअल कैरेक्टर। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हेडिंग डालते हैं हमारे पास थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। चलिए, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के सारे एग्जांपल याद है आपको? कौन सी चीजें कहां पे रखी गई हैं याद है? जैसा जैसा ब्रैकेट बना है वैसे वैसे याद है, याद रहने चाहिए, ठीक है। गिवन बाय Ernst Haeckel, given by Ernst Haeckel, given by Ernst Haeckel। क्लियर? तो पीछे उठा दो उसे, बहुत दिन से सो रही है तू। क्लियर? Ernst Haeckel। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेस्ड ऑन सेल वॉल, कॉमा सेल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन सेल वॉल। किस पे बेस्ड है बताइए? सेल वॉल पे बेस्ड है, सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बेस्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बेस्ड है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये इतने लोगों पे बेस्ड है। क्लियर? अब सुन देखिए, अगर हम बात करते हैं थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लियर? चलिए, सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? प्लांटी। प्लांटी में कौन कौन से थे बताइए? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्लियर? चलिए, एनिमेलिया के हिसाब से आप बताइए क्या होगा? एनिमेलिया के हिसाब से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। क्लियर? ये इतने मेंबर आएंगे हमारे पास। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे? सबसे नंबर 1 पे पोरीफेरा, दूसरा पॉइंट सिलेंट्रेटा, तीसरा पॉइंट टिनोफोरा, क्लियर? फोर्थ प्लेटिहेल्मिंथेस, नेक्स्ट एस्केल्मिंथेस, क्लियर? फिर उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद मोलस्का, फिर उसके बाद
इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, क्लियर। फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, फिर उसके बाद कॉर्डेटा, क्लियर। ये हमारे पास एनिमेलिया, ये हमारे पास प्लांटी। जो बच गए एनिमेलिया के और जो बच गए प्लांटी के, सब के सब किस में ढकेलेंगे? थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार तीसरा किंगडम कौन सा इवॉल्व हुआ? तीसरा किंगडम कौन सा इवॉल्व हुआ? प्रोटिस्टा। आप बताइए सबसे पहला कौन आया? प्लांटी आया। दूसरा कौन सा आया? तीसरा कौन सा आया? समझ आई बात? पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार हमारे पास अगर बात करेंगे तो सेल वॉल के बेसिस पे, और सेल वॉल के बेसिस पे सबसे पहले प्लांट को बनाया गया, दूसरे किसको बनाया गया? एनिमल्स को बनाया गया, तीसरा कौन सा बनाया गया? प्रोटिस्टा बनाया गया। समझे मेरी बात को? प्रोटिस्टा में क्या क्या रखा गया? प्रोटिस्टा में क्या क्या रखा गया? बैक्टीरिया रखी गई, आर्की बैक्टीरिया रखी गई, फिर उसके बाद फंजाई रखी गई। बोलिए बात सही है? क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या रखा गया? डाइनोफ्लैजेलेट रखा गया। तो रुकिए, फंजाई की जगह पर साइनोबैक्टीरिया ना, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या आया? डाइनोफ्लैजेलेट आए, फिर उसके बाद क्या आए? डाई एटम्स आए, क्लियर। फिर उसके बाद क्या आया? फंजाई आया, फिर उसके बाद क्या आया? प्रोटोजोआ आया, फिर उसके बाद क्या आया? अमीबा आया, फिर उसके बाद पैरा मीशियम आया, क्लियर। कह रहे हैं अपना दिमाग मत लगेंगे, कई लोग शॉर्टकट में लिखेंगे ऑल फाइलम ऑफ एनिमल्स, लिखना नहीं है। समझ आ रही बात? याद करना है, पूरे फाइलम लिखना है, तभी तो याद करा पाऊंगा 1.5 घंटे के बाद, क्लियर। नहीं तो फिर नहीं याद हो पाएगा। एनिमल किंगडम में हमारे पास सारे के सारे फाइलम ऐसे ही चलने हैं, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। यहाँ पे कुछ बातें तो क्लियर होने लगी कि हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को लगभग लगभग एक तरफ कर रहे हैं ना हम लोग। अरे बोलो भाई, समझ आई बात? लेस डिफरेंशिएटेड और मोर डिफरेंशिएटेड को लगभग लगभग छाट रहे हैं। इधर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ गए, इधर बहुत ज्यादा क्या आ गए? कॉम्प्लेक्स आ गए। सिंपल ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे आ गए? एक तरफ आ गए, क्लियर हो गया। थ्री किंगडम। फिर डालते हमारे पास 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। लिखेंगे गिवन बाय कोपलैंड, गिवन बाय Copeland, based on prokaryote and यूकैरियोट। अभी तो लेस डिफरेंशिएटेड और मोर डिफरेंशिएट को एक तरफ किया हमने, ठीक है। अब कैसे कैसे कर रहे हैं बताइए? अब कैसे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी करिए। चलिए देखिएगा, अगर हम 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आएगा? प्लांटी आएगा। नंबर 2 पे कौन आएगा बताइए? एनिमेलिया आएगा, ठीक है। नंबर 3 पे कौन आते थे बताइए? प्रोटिस्टा आते थे। और नंबर 4 पे लिखिएगा मोनेरा। नंबर 4 पे क्या लिखेंगे? मोनेरा। जल्दी करिए, क्लियर। चलिए प्लांटी में बताइए कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। चलिए एनिमेलिया में बताइए पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
लिखो तुम लोग भी। हाँ, तुम लोग भी सोच रहे हो सर को बता रही हूँ मैं तो क्यों लिखूं, ठीक है। चलिए सुनते थे। प्रोटिस्टम क्या रखेंगे देखिएगा, ये तो याद हो गया ना, प्लांटी और एनिमलिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ध्यान सुनिए, अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन फंजाई आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्कीबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, डाइएटम्स, फंजाई सब के सब कहाँ पे रखे गए, प्रोटिस्टा। अब क्लासिफिकेशन हमें प्लांटी का और एनिमेलिया का तो कब का हो चुका, अब क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा में से हमें छांटना है ना, तो प्रोटिस्टा में कैसे छांटेंगे, फंजाई फिर भी हमारे पास प्रोटिस्टा के पास ही रहेगी। फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार भी फंजाई कहाँ पे रखी गई है, प्रोटिस्टा में ही रखी गई है, क्लियर। उसके आगे आप सब कुछ लिख लीजिए। डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ा है आपने, अरे बोलिए, डाइएटम्स के बारे में पढ़ा है आपने, प्रोटोजोआ के बारे में आपने पढ़ा है, और अमीबा के बारे में पढ़ा है, पैरामीशियम के बारे में पढ़ा है, क्लियर। चलिए मोनेरा में कौन कौन से आएंगे हमारे पास, बैक्टीरिया आएगी, साइनोबैक्टीरिया आएगी, आर्की बैक्टीरिया आएगी, क्लियर, ये सब आएंगे, सब के सब क्या है, सिंगल सेल प्रोकैरियोट है ये, क्लियर हो गया। चलिए सबसे सुंदर हेडिंग डालते हैं हमारे पास, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आ रही बातें ये सारी, क्लियर। अगर मैं इतने सारी चीजें ना पढ़ाया होता, फंजाई ना पढ़ाया होता, डायनोफ्लैजिलेट ना पढ़ाया होता, यूग्लिना ना पढ़ाया होता, क्या आप क्लासिफाई कर लेते, कर तो लेते, आपको समझ में ना आता क्या किसमें कैसे रखा जाएगा, क्योंकि आप रट लेते उस समय, क्लियर। अभी पढ़ लिए हैं तब आपको आसान लग रहा है कि चलो अच्छा, हाँ अब पता चल रहा है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप सबका नेचर पता चल गया है, क्लियर। इसलिए क्लासिफिकेशन करने में आसान होती है। तो हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, फाइव किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। अच्छा एक चीज नोटिस किए, अभी तक मैं सन में नहीं लिखवाता था, ईयर नहीं लिखवाता था, इसमें ईयर लिखवा रहा हूं, यानी ईयर इसके लिए बहुत बढ़िया, समझ आई बात। बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, समझाए, इधर देखिएगा, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर वन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या सेल स्ट्रक्चर,
नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ, रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल। फिफ्थ, सारे सीक्वेंस में याद होने चाहिए। पहला किस पे बेस्ड है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा रिप्रोडक्शन, और चौथा हमारे पास 4 ही है क्या? 5 है ना? हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर लाइफ साइकिल या लाइफ स्टाइल, फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। हो गया? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी खत्म हो चुका है, बट असली क्वेश्चंस यहाँ से उठेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का? सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर देखिएगा, अभी कॉपी किताब बंद करके सुनेंगे। पहला क्राइटेरिया हमारे पास क्या आता है? सेल स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी हम सेल की बात करेंगे तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कैसे सेल होते हैं बताइए? प्रोकैरियोट होते हैं, और कुछ हमारे पास यूकैरियोट होता है। ठीक है, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो भी आएगा वो कौन आएगा? प्रोकैरियोट में कौन आएगा? मैंने मोनेरा पढ़ लिया है, मोनेरा के बारे में मैंने क्या पढ़ा है? ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। इतनी बात समझ आई? सब के सब सिंगल सेल होते हैं, यानी अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अगर सिंगल सेल की बात करेंगे तो मोनेरा कैसे? सिंगल सेल। अरे अंधे बोल, सिंगल सेल प्रोकैरियोट। फिर सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिंगल सेल यूकैरियोट में कौन आएगा? प्रोटिस्टा आएगा। तो यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो भी होगा, दूसरा स्ट्रक्चर जो भी होगा वो कैसा होगा? दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? प्रोटिस्टा होगा। क्लियर? दूसरा क्राइटेरिया बताइए क्या था? दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? दूसरा क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग यूनिसेलुलर और कई लोग हमारे पास मल्टीसेलुलर। ठीक है, प्रोटिस्टा मेरा कैसा? यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर में हमारे पास 3 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 3 लोग आएंगे। क्लियर? मल्टीसेलुलर में कितने लोग? 3 लोग। सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? प्लांट आएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास कैसे आएंगे? फंजाई आएंगे। क्लियर? तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन आएंगे? एनिमल आएंगे। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं दूसरा हमारे पास क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही थी ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे प्रोटिस्टा हमारे पास कैसे बताइए? यूनिसेलुलर। प्लांट हमारे पास कैसे? मल्टीसेलुलर। फंजाई हमारे पास मल्टीसेलुलर। एनिमेलिया कैसे हमारे पास? मल्टीसेलुलर। इसमें किसी को तकलीफ नहीं? आगे बढ़े।
चौथा क्राइटेरिया हमारे पास क्या था? तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जहां ना समझ में आए वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास प्लांटी कैसे होते हैं? होलोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? होलोफिटिक न्यूट्रिशन होती है, याद आ रही है? होलोफिटिक में कैसे? ऑटोट्रॉप्स, अरे बोलो, क्लियर? फंजाई हमारे पास कैसे होते हैं? फंजाई हमारे पास कैसे होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? डिकम्पोजर कैसा हुआ? हेटरोट्रॉप्स। एनिमिलिया हमारे पास कैसे होते हैं? एनिमिलिया हमारे पास कैसे होते हैं? होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक कैसे? हेटरोट्रॉप्स। बोलिए बात सही है? चौथा क्राइटेरिया के बाद अगर हम बात करेंगे, अच्छा तीसरा क्राइटेरिया था ना, क्लियर? मेन इकोलॉजिकल रोल क्या है हमारे पास, ठीक है? ये तो हमारे पास न्यूट्रिशन हो गया। चौथा क्राइटेरिया तो यही हुआ ना, ये किसमें मदद करते हैं? इकोलॉजिकल रोल क्या है बताइए? होलोफिटिक कौन है? ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? इकोलॉजी में इनका मेन रोल क्या होता है? इकोलॉजी में मेन रोल भैया, प्लांट का मेन रोल, भगवान आपका भला करे, ठीक है। डिकम्पोजर हमारे पास कैसे होते हैं? रुकिए थोड़ा इसको नीचे कर लेना। बस सही है, ठीक है। चलिए, इकोलॉजिकल रोल में अगर हम बात करेंगे तो प्लांट हमारा किस में मदद करता है बताइए? इकोलॉजिकल रोल हमारे पास क्या है? क्लियर? प्रोड्यूसर का काम। अब हमारे पास ये जितने भी हैं ये डिकम्पोजर से हैं। अच्छा बताइए, हेटरोट्रॉप्स में एनिमेलिया किस में मदद करता है? कंज्यूमर में। तो कंज्यूमर में ये आ गया, क्लियर? अब बात आती है हमारे पास फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे जाएंगे? इधर चला है क्या ये ज्यादा? सही है, क्लियर? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करेंगे तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताइए कैसा होगा इनका? यहां से उठ करके जाएंगे मोनेरा सबसे पहले, फिर उसके बाद क्लियर? ये इस तरीके से चल करके आ रहे हैं, क्लियर? तो ये हमारे लिए पांचवा क्या हुआ? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जल्दी करिएगा, क्लियर? ये ज्यादा छोटा हो गया क्या? इसको बड़ा कर दें। हो गया? चलिए सुनते ध्यान से, अब सुनते ध्यान से। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लांटी में बताइए। लास्ट क्लास जाते जाते सभी का नाम लिख लेते हैं ना। चलिए प्लांटी में बताइए कौन कौन आएंगे? एल्गी,
ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो। प्लांट किंगडम में मुझे इतना ही पढ़ना है, क्लियर। चलिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार हमारे पास दूसरे नंबर पे एनिमेलिया आया था। एनिमेलिया के हिसाब से क्या रखेंगे? पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, चलिए एनिमेलिया के बाद किसको हमने रखा था? अरे बोलिए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बताइए किसको? डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट के बाद डाइएटम्स, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। चौथे नंबर पे कौन आया था? मोनेरा। मोनेरा में कौन? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। पांचवें नंबर पे कौन आया था? फंजाई। क्लियर। फंजाई में हमारे पास कौन कौन से मेंबर? वही फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिप्टेरोमाइसिटीज। ठीक है, सभी का क्लासिफिकेशन करने में मजा आ रहा है, बट लिखने में तकलीफ हो रही है ना। मजा तो आ रहा है लेकिन हाथ दर्द कर रहा है तुम लोगों का। अच्छा ये बताइए, मोनेरा में कुछ पार्ट प्रोटिस्टा का भी जा रहा है ना, यानी मोनेरा से ओरिजिनेट होकर के कुछ लोग प्रोटिस्टा भी बना रहे हैं ना। ऐसा कौन सा आपको नजर आ रहा है प्रोटिस्टा के अंदर जिसका बिहेवियर प्लांट की तरह लग रहा हो? पिगमेंट प्रोटिस्टा में कहीं नजर आता है? डाइनोफ्लैजेलेट के अंदर कभी पिगमेंट पढ़े हो कि नहीं? वही तो पूछने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। जब हम आपको इवोल्यूशन पढ़ाते हैं, इवोल्यूशन ना समझ में आए तो क्लास 12th की एनसीईआरटी का फ्रंट पेज देखिएगा, जो कवर कर देते हो तुम लोग। ठीक है, फ्रंट पेज पे इवोल्यूशन बताया गया है। क्लियर। तो कौन सी चीजें कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं वो आपको समझ में आएगा तब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के दौरान। ठीक है, जैसे इधर देखिएगा। क्लियर। जैसे मोनेरा का ही हम ले रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया है ये। साइनोबैक्टीरिया आगे चल करके अगर डाइनोफ्लैजेलेट बना रहा है, क्या बना रहा है बताइए? डाइनोफ्लैजेलेट बना रहा है
इवोल्यूशन के दौरान डायनोफ्लेजेलेट किस में कन्वर्ट होगा? प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। बोली बात सही है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर कुछ मोनेरा का कुछ मेंबर, ठीक है, आगे चल करके ये फंजाई बोला, ये हमने प्रोटिस्टा बोला, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लांटी बोला और यहाँ पे मैंने एनिमेलिया बोला, दोनों में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मोनेरा से यहाँ प्लांटी बनता था, मोनेरा से यहाँ एनिमेलिया बन रहा है, कुछ न कुछ तो चेंजेस आया होगा ना। इसका एग्जाम्पल फिट इस पे बैठता है, इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, मोनेरा में हमारे पास कभी भी एक्टिनोमाइसिटीज का नाम सुने हैं? अरे बोलिए। एक्टिनोमाइसिटीज आगे चल करके स्लाइम मॉल्ड्स बनाता है। क्या बनाता है? स्लाइम मॉल्ड्स बनाता है, ठीक है, और स्लाइम मॉल्ड्स आगे चल करके ट्रू फंजाई बनाता है। क्या बनाता है? ट्रू फंजाई बनाता है। क्लियर? ये फंजाई का इवोल्यूशन हो गया। क्लियर? इसका मतलब क्या समझें आप? सब कोई ऑर्गेनिजम्स मोनेरा से ही आया है, बैक्टीरिया से ही ओरिजिन हुई है, चाहे मेरी हो, चाहे प्लांटी का हो, चाहे फंजाई का हो। क्लियर? यही आगे चल करके मोनेरा आगे चल करके अगर प्रोटोजोआ बनाया, प्रोटोजोआ किसका मेंबर? प्रोटिस्टा का। प्रोटोजोआ के बाद अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स बन रही है या एनिमेलिया बन रहा है तो किसकी ओरिजिन? एनिमल्स की इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए ये किसका इवोल्यूशन बताइए? प्लांट इवोल्यूशन हुआ। क्लियर? ये कैसा इवोल्यूशन? फंजाई इवोल्यूशन हुआ। क्लियर? अब यहां वाला इवोल्यूशन देखिएगा, हमने ये कहा ये मोनेरा, ठीक है, मोनेरा आगे चल करके क्या बना रहा है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से आगे कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास, क्लियर, एनिमेलिया। क्या कन्वर्ट हो रहे हैं बताइए? एनिमेलिया कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, मोनेरा में हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया लिया हमने, ठीक है, एक बैक्टीरिया लिया, इस बैक्टीरिया ने आगे चल करके ग्रोथ किया और ग्रोथ करने के बाद क्या बनाया? प्रोटोजोआ बनाया। ठीक है, प्रोटोजोआ आगे चल करके एनिमेलिया किंगडम का कोई भी बना रहा है, एनिमल्स बना रहा है, तो ये किसका इवोल्यूशन हुआ? किसका इवोल्यूशन हुआ बताइए? एनिमल्स इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लांट इवोल्यूशन, फंजाई का, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे इवोल्यूशन चलता रहता है। क्लियर? जल्दी करिएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं, लास्ट लिखते हैं हमारे पास 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट है, जल्दी करिए। हेडिंग डालते हैं हमारे पास 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज, गिवन बाय कार्ल वूज ने दिया था, बेस्ड ऑन based on 16S RRNA। RRNA क्या है? राइबोसोमल RNA है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया था, जैसे ये प्रोजेनिक। प्रोजेनिक का मतलब सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया था उसको मैंने क्या बोला? प्रोजेनिक। इनको 3 डोमेन्स में इन्होंने डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया? 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। 3 डोमेन्स में इन्होंने डिवाइड किया। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ इन्होंने ही दिया था। कितने डोमेन्स ऑफ लाइफ? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ इन्होंने बताया। कहा किसी भी लाइफ की ओरिजिन जो होती है, ओरिजिन के दौरान 3 तरीके की लाइफ बनती है। कितने तरीके की लाइफ बनती है? 3 तरीके की। पहली लाइफ हमारे पास आता है आर्किया, ठीक है,
उसके बाद आता है हमारे पास प्रोकैरिया, फिर उसके बाद आता है हमारे पास यूकैरिया। क्लियर? आर्किया में हमारे पास, ध्यान समझिए, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में सबसे पहले कौन आया बताइए? आर्किया आया। फिर उसके बाद कौन आया बताइए? प्रोकैरिया आया। फिर उसके बाद क्या आया बताइए? यूकैरिया आया। आर्किया के हिसाब से इनके एग्जाम्पल में आर्की बैक्टीरिया बैठ रहा था। कौन बैठ रहा था बताइए? आर्की बैक्टीरिया बैठ रहा था, ठीक है। प्रोकैरिया के हिसाब से इनके एग्जाम्पल में हमारे पास यू बैक्टीरिया आ रहे थे, साइनोबैक्टीरिया आ रहे थे, और माइकोप्लाज्मा आ रहा था, ठीक है। यूकैरिया में हमारे पास प्लांट किंगडम, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई। जल्दी करिए। क्लियर? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, केमिकल टेक्सोनॉमी, ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं, ठीक है।